गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म और इस नए T20 सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको इस सीरीज के बारे में बता दूं, वास्तव में यह सीरीज उनके लिए है जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया है और वो क्विक रिवीजन चाहते हैं। वास्तव में हमने हर टॉपिक पे 20-20 सवालों की एक श्रृंखला तैयार की है। इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो पहले पूछे गए हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो यह आईएएस और पीसीएस, यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए, दोनों के लिए उपयोगी होगा। जिन लोगों ने अभी तक अध्ययन नहीं किया है उनके लिए मैं बता दूं कि इतिहास की एक ओपन श्रृंखला, ओपन सीरीज मैंने शुरू की है और वहाँ से एकदम बिगिनिंग से कि इतिहास को कैसे पढ़ें, कैसे याद रखें, वहाँ से लेकर के हमने शुरुआत किया है और वहाँ पे हम वैदिक युग पे चल रहे हैं, वैदिक संस्कृति पे चल रहे हैं। तो ये जो सीरीज होगी ना, वो उन लेक्चर पे भी आधारित होगी। ऐसा नहीं है कि हम नया कहीं से भी उठा करके आपको दे देंगे। तो जो एकदम बिगिनर्स हैं या जिनको लगता है कि इतिहास में कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ है या जो समझ है अच्छी नहीं है, वो उस सीरीज की क्लासेस को सुनने के बाद उसको राइट डाउन करें और फिर यहाँ से वो परीक्षण करें जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। राइट। तो आज का जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है वो है स्टोन एज पे है। टॉपिक के इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम एक ही टॉपिक पे 2 भी T20 सीरीज ले आएंगे, है ना। तो जैसा उचित होगा वैसा ले आया जाएगा, एपिसोड वाइज रहेगा ये। क्लियर है? तो ईमानदारी आप लोग बरतिए और देखिए कि अगर आप ऐसे एपिसोड्स में 80% के आसपास कर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टोन एज पे है। वैसे भी स्टोन एज का नाम सुनते ही सभी लोग एकदम से घबरा से जाते हैं कि सर स्टोन एज के सवाल हमेशा गलत हो जाते हैं। लेकिन आपको स्टोन एज की हमारी जो 3-4 कक्षाएं हैं, एक कॉन्सेप्ट पे है, फिर पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये जो कक्षाएं हैं उन्हें देखना चाहिए और फिर इस T20 सीरीज को देखना चाहिए। देखिए तो निश्चित रूप से चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं, आज के इस T20 सीरीज की शुरुआत करते हैं। पहला जो सवाल आपके सामने है, इन सवाल पे देखिए कि पुरातात्विक स्रोतों की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप देखेंगे इस तरह के सवाल यूपीएससी में खूब पूछे जा रहे हैं, आजकल यूपी पीसीएस में भी आ रहा है। 2 कथन दिया जा रहता है और उसके 4 विकल्प ये रहते हैं कि एक कथन 1 सही, कथन 2 सही, दोनों सही, दोनों गलत। राइट। तो सारे स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली हमको देखना है। क्लियर है? आइए देखते हैं। पहला लिखा, मतलब ये जो सवाल है वो पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में, प्रकृति के संदर्भ में है। इतिहास के अध्ययन के स्रोत का जो एपिसोड मैंने लिया है उसे आप पढ़ेंगे तो ये सवाल बहुत आसान सा हो जाएगा कि इसके अंतर्गत उत्खनन सामग्री, अभिलेख और सिक्के आते हैं। स्टेटमेंट 1 सही है। और दूसरा कि प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल का पुनर्निर्माण पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर किया गया है, यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, आंसर हो जाएगा सी, कि दोनों कथन सही है। फर्स्ट का सी आंसर सही हो जाएगा, कोई संदेह नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारतीय अपेक्षाकृत कमजोर थे? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। गणित में, मैथमेटिक्स, दर्शन, फिलॉसफी में, इतिहास में, खगोल शास्त्र में। वास्तव में गणित, दर्शन, खगोल शास्त्र, ये तीन का तीनों जो क्षेत्र था वो काफ़ी विकसित था, शुरू से ही विकसित था, वैदिक युग से ही आप देख लें। बल्कि आप आद्य ऐतिहासिक युग में भी देखेंगे तो मैथमेटिक्स और क्या कहते हैं कि नई खगोल शास्त्र, तो अन्य सारी चीज़ों की थोड़ी बहुत झलक तो आपको मिली जाती है। वास्तव में अगर कहीं किसी क्षेत्र में कमज़ोर थे तो वो क्या था? इतिहास था। यानी आंसर इसका भी एक बार सही होगा। वास्तव में इतिहास में कमजोर का मतलब क्या था कि जो पाश्चात्य लेखन परंपरा है ना, जो हेरोडोटस वाली है, पाश्चात्य जो लेखन परंपरा है उसकी अगर खासियत अगर आप देखो तो 2 चीजें हैं।
एक तो तिथिगत है, क्रोनोलॉजी है, तिथिगत है, और व्यक्तित्वगत है, पर्सनालिटी पर जोर देती है, व्यक्तित्व पर। और भारतीय जो इतिहास और भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वो क्या है कि वो सोसाइटी को कितना दे रहा है, संस्कृत निष्ठ है, और निश्चित रूप से संस्कृत के पहलुओं पर ज्यादा चर्चा है, व्यक्तित्व पर आधारित नहीं है। क्लियर है? और यही वजह है कि अगर हम पाश्चात्य इस मॉडल पे अगर चेक करें तो भारतीयों का इतिहास में जो कंट्रीब्यूशन है या जो इतिहास में जो ज्ञान था वो अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता है। राइट? तो ये इंटरेस्टिंग सवाल रहा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? ये कब बना लीजिए इसको, किसने चलाए? राइट? तो आपको बताऊं कि सर्वप्रथम सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के की बात आ जाए, विकल्प आपके सामने है, यवन, हिंद यवन, कुषाण और शुंग। तो निश्चित रूप से आंसर उसका होगा हिंद यवन। और हिंद यवनों में भी आपको बता दूं कि अगर एक शासक नाम पूछे तो मेनांडर के सिक्के सबसे पहले मिलते हैं। और हिंद यवन के साथ कुछ और भी खासियत आप जानते रहिएगा कि तिथियुक्त अगर सिक्के पूछा जाए, तिथियुक्त या चित्रित युक्त सिक्के, ये सिक्के भी सबसे पहले हिंद यवनों ने चलाए थे। क्लियर है? राइट? जब आप अध्ययन के स्रोत को पढ़ेंगे वहां पे तो और भी क्लियर होगा। और स्रोत एनसीईआरटी, जब हमने पुस्तक की बात कही तो निश्चित रूप से रामशरण शर्मा या 11th की जो एनसीईआरटी है उसको भी साथ पढ़ें तो चीज़ें एकदम से तैयार होती चलेंगी। तो हिंद यवन हुआ। लेकिन यहीं से एक सवाल अगर बदल दिया जाए कि भारत में सबसे पहले किसने चलाए, तो जाहिर सी बात है वो आंसर हो जाएगा, भारत में अगर पूछता है तो कुषाण। भारत में पहले, सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए सोने के सिक्के तो आपको बताना चाहिए कुषाण। और कुषाण में भी जो शासक बनाना चाहिए वो बताना चाहिए विम कड़फिसेस। तो यहां से ये दो करीबी सवाल रहते हैं, वो गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राइट? आइए देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक प्रख्यात भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरा वनस्पति शास्त्री थे। राइट? सही है स्टेटमेंट दूसरा यह है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय पुरातत्व को उद्घाटित करने का श्रेय दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है रॉबर्ट ब्रूसफुट एक प्रख्यात भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुराशास्त्री थे, पुरा वनस्पति शास्त्री थे। ये एकदम स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? और 1863 में इन्होंने ही पल्लवरम में बस्ती की खोज की थी। कई बार पूछा गया है ये, लेकिन पाषाणकालीन बस्ती की खोज की थी। लेकिन रॉबर्ट ब्रूसफुट को पुरातत्व को उद्घाटित करने का श्रेय दिया जाता है, ये गलत है। ये स्टेटमेंट किसे श्रेय दिया जाता है? अगर आप लेक्चर को देखे होंगे तो माना जाता है ये डॉक्टर प्रिमरोज डॉक्टर प्रिमरोज को दिया जाता है कि उन्होंने भारतीय पुरातत्व को उद्घाटित करने का काम किया। तो क्या हो जाएगा? केवल स्टेटमेंट ए सही, आंसर हो जाएगा इसका ए। क्लियर? एकदम सारी बातें क्लियर होती चल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से किसने पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? निश्चित रूप से ये सवाल आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है। और ऐसे कुछ फैक्चुअल थोड़ा सा अलग हट करके जो सवाल हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो डिवीजन हुआ वो थॉमसन ने किया था। और ये घटना है 1836 की। डेट तो नहीं पूछता लेकिन आपको पता होना चाहिए 1836 में
कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से इसे पाषाण, कांस्य और लौह युग में डिवीजन किया गया था। राइट, तो ऐसे फैक्ट भी कभी कभी पूछ लेते हैं। एक तरह से देखें तो पाषाण स्टोन एज हो जाएगा, कांस्य जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक हो जाएगा और लौह युग तो हिस्टोरिक हो जाएगा। क्लियर है? तो ये विभाजन बहुत फेमस नहीं, अरे बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन चूंकि एक ऐतिहासिक विकास क्रम के में ये विभाजन किया गया था तो वो पूछ लिया गया और इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा थॉमसन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भीमबेटका का संबंध है। ये भी सवाल आपसे पूछा हुआ है इसलिए हमने रख लिया। बहुत ही आसान है, जिसने लेक्चर को केवल सुना होगा। अब आप सोचिए कि कैसे तथ्य पूछे जाते हैं। हमने शुरू से ही बताया कि भीमबेटका की जो खासियत है वो किस पे है, वो खासियत है चित्रकला के लिए जाना जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर के अगर आप देखेंगे तो पूरा नव पाषाण काल तक लगातार चित्रों की एक श्रृंखला आपको मिलती है। तो धार्मिक स्थल नहीं है, व्यापारिक स्थल नहीं है, लिपि के साक्ष्य प्रागैतिहासिक स्थल से मिल ही नहीं सकते हैं। तो आसान सा एक सवाल है, प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। यूपी पीसीएस में देखेंगे तो 2-3 बार ये सवाल पूछा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा कि हाँ सर, मैंने जितना पढ़ा या जितना आपने पढ़ाया उसके आधार पर वो कोपेनहेगन वाला छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, अभी पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, और वो है आपका निम्न पुरा पाषाण काल, है ना। निम्न पुरा पाषाण काल से ही हमें भीमबेटका से साक्ष्य मिलने लगते हैं। यानी लोअर जो निम्न पुरा पाषाण काल है, लोअर पैलियोलिथिक एज से ही स्टोन पेंटिंग के साक्ष्य मिलते हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब क्या होता है कि आप लोग लगते हैं कंफ्यूज होने, निम्न, मध्य, उच्च, नव नहीं। आप जानिए सबसे पहले निम्न आया और निम्न पुरा पाषाण यानी सबसे पहले बहुत पुरानी ये परंपरा है कि अपनी भावनाओं को चित्रकला के माध्यम से क्या किया जाए, अभिव्यक्त किया जाए। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में पहले सबसे किन रंगों का प्रयोग किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल है और हमने आपको वहाँ पे भी बताया है, ये जानते रहिए। ग्रीन और रेड, हरा और लाल, कौन से रंग हो गए, ग्रीन एंड रेड। बाद में पीले का प्रयोग हुआ, हरा और लाल। श्योर? आगे चल करके जब आप देखेंगे तो पीले और नीले रंग का भी प्रयोग होगा। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित स्थलों पर विचार करें। स्थल आपको दिए हुए हैं, घघरिया, भीमबेटका, लेखरिया, आदमगढ़, अजंता। राइट, और ये कहा गया कि कौन कौन से जो स्थल हैं वो पुरातात्विक चित्रकला के लिए या प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित हैं। ऐसे सवाल निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं। नए सवाल है ये सब, तो जानने की ज़रूरत है। जब हमको इस सवाल को लगाना होगा तो सबसे पहले हम लोग मैं क्या सोचूंगा, अगर सबसे पहले अगर हमको सोचना होगा तो हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि अजंता तो कतई नहीं है, क्योंकि अजंता बहुत बाद की साइट है। तो 5 को माइनस करेंगे तो कम से कम बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब 1 2 3 और 1 2 3 4 में हम लोग पढ़ेंगे, फंस सकते हैं। तो आप जानते रहिए, भीमबेटका तो पक्का है, भीमबेटका दोनों में है। आदमगढ़ पक्का है, 2 और 4 किस में है, डी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ऐसे सवाल हल किया जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो। जितने भी स्थल बताए हैं उतने सारे के सारे स्थल अगर आपको पता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई बार जो प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन होता है कि क्या नहीं है और क्या पक्का है, उसके आधार पर भी लगाया जा सकता है। और ऐसे सवालों का इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 2 3 एंड 4 कि घघरिया, भीमबेटका, लेखरिया और आदमगढ़, इन चारों स्थलों से पुरातात्विक चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं।
तो तैयार रहिएगा। ऐसे प्रश्न में हमने इसको डाला, हो सकता है कि कुछ अन्य स्थल भी डाल दिए जाएं। तो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये तो जीके का हो गया, इतिहास का नहीं है, लेकिन चूंकि पुरातत्व आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है और ये सवाल भी पूछा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि यह संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, राइट। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि उत्खनन के प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ किस युग में हुआ? बेहतरीन सवाल। वास्तव में जब कभी भी आपसे ये पूछा जाता है कि कृषि और पशुपालन की शुरुआत कब हुई, तो हम सामान्यतः मान लेते हैं नवपाषाण युग। और वैसे भी देख लीजिए नवपाषाण युग इसमें है भी नहीं, है ना, हमने विकल्प बनाया है, तो मालूम हुआ कि हो सकता है कि कोई नवपाषाण युग डाल दे तो और भी कन्फ्यूजन हो जाए। लेकिन इसने पूछा क्या है? उत्खनन के प्रमाण के आधारों पर। और आप अगर याद करिए तो मध्य पाषाण काल में हमने बताया था, बागौर का नाम लिया था, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, है ना। और बताया था कि बागौर से आपको मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। तो ऐसे अपवादिक जो तथ्य हैं वो तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं, राइट। और आप लोग क्या करते हैं? केवल तथ्यों को ही रटते हैं, कॉन्सेप्ट पे जाते ही नहीं हैं और इसीलिए सवाल को गलत करते हैं। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि भारत में पुरातत्व विभाग का गठन किस वायसराय के समय में किया गया? वास्तव में यह भी जीके आधारित प्रश्न ही है और सभी लोग जानते हैं 1904 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया था। तो ऐसे सवाल कभी कभी सीधे फैक्चुअल्स होते हैं और T20 सीरीज का उद्देश्य यही है कि ऐसे सवालों को भी एक बार कवर अप कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आसानी रहेगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इंटरेस्टिंग सवाल है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ और नर्मदा घाटी का क्षेत्र। इंटरेस्टिंग पार्ट है। आंसर क्या होगा? नर्मदा घाटी क्षेत्र। रीजन ही पूछ दिया, स्थान नहीं पूछा। और अगर स्थान पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? हथनौरा। और जो हथनौरा से हड्डी मिली है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नर्मेदिकस। याद करिए, बताया भी है, नर्मेदिकस। तो जो नर्मदा घाटी क्षेत्र के हथनौरा से जो स्कल मिला है वही भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य माना जाता है। तो चाहे आपसे नर्मदिकस पूछ ले, चाहे हथनौरा पूछ ले और चाहे इस रूप में पूछ ले, आपका आंसर क्लियर होना चाहिए। यानी ज्योग्राफिकल रीजन, मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, फिर से देता हूँ नए देने वालों को, कि जितने भी उच्च पुरापाषाण हैं, निम्न हैं, है ना, मध्य पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इन स्थलों की जो सूची हमने आपको क्लास में डिस्कस किया है, उनकी अगर आपने एक मैप बना लिया ना, तो ये प्रश्न और भी आसान हो जाएंगे। प्रीलिम्स के पीछे जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो बहुत आसान सा हो जाता है। फिलहाल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं? खूब चर्चा किया गया है इस तथ्य की, और क्यों न हो, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक युग्म सावधानी मिला है, यह एक ही कब्र ऐसी मिली है जिसमें 3 शवों को दफनाया गया है, और वो है आपका क्या? दमदमा, राइट। श्योर। प्रतापगढ़ में है, ये बेलन घाटी का क्षेत्र है। क्लियर है? तो आप उसे एक बार और रिवाइज करिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर दमदमा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो बहुत ही आसान है, कौन सा है? जौ है ना। और प्रथम पालतू पशु अगर कभी पूछ दिया जाए तो जो पेट एनिमल है वो है आपका कुत्ता। श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। एकदम कॉन्सेप्चुअल है, एक एक पॉइंट को समझिए। वास्तव में मेहरगढ़ से रिलेटेड ये सवाल है। पहला कि मेहरगढ़ में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है।
निश्चित रूप से 7000 ईसा पूर्व के आसपास आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, यह भी सही है। मेहरगढ़ से पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर के हड़प्पा कालीन सभ्यता तक की सातत्यता मिलती है, यह भी सही है। और मेहरगढ़ का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ, ये गलत है, ये नव पाषाण काल में हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। अगर आपने मेहरगढ़ को डिटेल से पढ़ा हुआ है तो इस प्रश्न का आंसर निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। श्योर? तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, अगले सवाल पे आते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है। ये भी फैक्चुअल पार्ट है और ये मज़ेदार बात है, ये भी सवाल पूछा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी डायरेक्ट फैक्चुअल रहती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। प्रायः पीसीएस लेवल पे ही पूछा जाता है। यूपीएससी लेवल के जो सवाल होते हैं थोड़े से एनालिटिकल और लंबे होते हैं। फिलहाल आप ये मान के चलिए ये आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया। अगले सवाल की तरफ आइए। अगला सवाल जो है कि विंध्य क्षेत्र के किस पुरा स्थल से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल सा सवाल है। फिलहाल इसका सही आंसर है लेखरिया से है, मिर्जापुर में मिला हुआ है ना। यहाँ पे लगभग 17-18 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने इसकी चर्चा नहीं किया है, चर्चा किया है क्लास में, वहाँ पे आपको देखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक फैक्चुअल है और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है पीसीएस में। तो अगले सवाल में आते हैं। अगले सवाल में है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा? तांबा है। और वास्तव में तांबा इसलिए किया गया कि तांबा प्राकृतिक रूप से मिट्टी से मिलता है, नीले रंग का रहता है, लोगों के प्रति आकर्षण हुआ और जैसे ही अग्नि आग में जलाया गया तो वो तांबा का एक्सट्रैक्ट बाहर निकला। तो तांबा सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद अन्य सारी चीज़ें तो हुई ही हुई। और आइए आज की सीरीज का अंतिम सवाल देखते हैं कि कैर्न सर्किल समाधि की परंपरा किस क्षेत्र में प्रचलित थी। राइट? वास्तव में आप देखेंगे तो नवपाषाण काल में 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। शिष्ट सर्किल है ना, कैर्न सर्किल है और पिट सर्किल है। शिष्ट, पिट और पिट सर्किल, ये जो तीनों थी, ये तीनों नवपाषाण काल की समाधियां हैं। राइट? चर्चा किया है, कभी भी पूछा जा सकता है, ये तो मेंस का भी सवाल हो सकता है, जिसमें से शिष्ट और पिट सर्किल ये कर्नाटक में थी और जो कैर्न सर्किल थी वो थी आपकी तमिलनाडु में। राइट? क्लियर हो गई बात? तो आंसर इसमें हो जाएगा क्या? सी, तमिलनाडु। राइट? तो आज के इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि एक अस्थाई तरीके से अच्छे से परफॉर्मेंस करने का तरीका जो है वो हमने आपको बताया कि पहले आप क्लासेस को देख लीजिए, तो एक सुनेंगे तो एक कॉन्सेप्ट बनेगा। दूसरे पॉइंट पे आप उसे एनसीईआरटी की जो किताब है, जो रामशरण शर्मा की, उससे पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। रामशरण शर्मा का वो चैप्टर पढ़ें और प्लस इन दोनों को पढ़ने के बाद जो मेन कंटेंट है उस कंटेंट को पॉइंट वाइज नोट आउट करें। तीसरा लेवल हो गया। और अंत में T20 सीरीज के माध्यम से आप क्या करें कि उस पर अपना कॉन्फिडेंस को परखें। तो निश्चित रूप से जो हमारा टारगेट है कि यूपीएससी 2021 वो डेफिनेटली आपको अचीव होगा। राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस सीरीज से जुड़ने के लिए। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। ओके, थैंक यू।